Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge and let's begin our ongoing topic Export and Import Explained। अभी हम लोग चैप्टर 2 में हैं प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग में। और इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग ली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिकली होता क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और उसके लिए हमें कौन से कोर्स चाहिए, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो आप प्लीज़ जाके चैप्टर 1 जरूर चेकआउट करिए। उसके बाद चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट 2 करते हैं जिसमें हम लोग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग में कम्प्लीटली हम लोग समझेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे काम करता है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फर्दर डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस सेशन में कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग कैसे काम करते हैं और कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो लेट्स डाइव इन कोर्स विद योर इंस्ट्रक्टर अर्चित एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम की प्रोसेस समझेंगे। प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम लोग एज एन एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं कहीं भी, या एक्सपोर्ट हम लोग कुछ कराना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या हम लोग कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एज एन सेलर आपके पास एक ऑर्डर इंक्वायरी आती है। और ऑर्डर इंक्वायरी कैसे आती है आपके पास? उसके लिए एक परफॉर्मा इन्वॉइस होती है। परफॉर्मा इन्वॉइस बेसिकली क्या होती है? इसके मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। उसमें अपना एक सैम्पल पीस, अपनी प्राइस, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी कस्टमर को भेजते हैं। उस कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट और सर्विस अच्छे लगते हैं तो उस परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस में वो ऑर्डर इंक्वायरी जनरेट करता है। उस ऑर्डर इंक्वायरी के बेसिस में जब ऑर्डर कंफर्मेशन स्टेज में आता है, एक तो ये तरीका होता है परफॉर्मा इनवॉइस का। दूसरी बात, फिर उसके बाद वो पीओ जनरेट करता है। उसका परचेज ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब ऑर्डर इंक्वायरी रेज होती है तो परचेज ऑर्डर में वो कंप्लीट डिटेल्स बताता है कि उसके आपके साथ शिपिंग टर्म्स क्या रहेंगे, आपके उसके और डिलीवरी टर्म्स क्या रहेंगे, उसके इनको टर्म्स क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ट्रांसफ़र होंगी, और मनी का ट्रांजैक्शन कैसे रहेगा, पेमेंट टर्म्स कैसे रहेंगे। उसको अगर कुछ कंप्लीटली न्यू पैकेजिंग चाहिए, सी वर्दिंग पैकेजिंग चाहिए अगर कुछ शिपमेंट के लिए, तो वो उसमें मेंशन करता है। वो कंप्लीट वो पैकेजिंग बताता है। उसको अगर कोई स्पेशल क्वालिटी इंस्पेक्शन चाहिए या उसको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर लेटर ऑफ ऑरिजिन चाहिए, तो वो सारे रिक्वायरमेंट अपने इसमें आपको देता है पीओ के में। तो और पीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास पीओ आता है। और एक पीओ के बाद होता है एक एलसी। एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं या आप उस किसी सर्विस इंडस्ट्री में, जहां अगर इस डिपार्टमेंट में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप जानते होंगे एलसी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एज एन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर किसी दोनों अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक ट्रस्ट देता है दोनों पार्टीज के बीच में। इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक को बीच में लेके आता है, और बैंक इसमें ये गारंटी लेता है कि मैं एज सेलर की गारंटी ले रहा हूं कि अगर ये पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो मैं इसका पेमेंट करूंगा। अब ये एक्चुअली में लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ये हम डिटेल में आगे सेशन में समझेंगे। ये बहुत तरह तरह के टाइप्स भी होते हैं इसमें। वो अलग अलग तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, उनको भी हम लोग टाइप्स में समझेंगे। और लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कराना है। तो चलिए, उसके बाद जब ऑर्डर इंक्वायरी आती है तो वो एक ऑर्डर कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो हम लोग तीसरी प्रोसेस में जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रिक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन। मान लीजिए अगर आप कोई सेलर हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा रहे हो अपने पास। वो अगर आप उस को मान लीजिए मैन्युफैक्चर भी करा रहे हैं, या मान लीजिए एक कार के आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं जिसको आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, तो उस कार के पास जब आपकी ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाती है तो आप उसके पार्ट का प्रिक्योरमेंट करते हैं। वो जो पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं या आप किसी फॉरेन कंट्री से भी परचेज कर सकते हैं। तो जब ऑर्डर कंफर्मेशन आता है तो परचेज स्टार्ट होती है। जब परचेज हो जाती है उसके बाद फिर आप उसको प्रोडक्शन में लेके आते हैं, उसका प्रोडक्शन स्केड्यूल बनता है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन करते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट का। और उसके हिसाब से जो आपका पीओ होता है उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उसकी स्पेशल पैकेजिंग करते हैं, सी वर्दी पैकेजिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट होता है, और आगे के रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं। तो आप प्रोडक्शन में ले आए, आपने उसको एफजी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपकी एक्साइज क्लियरेंस होती है। एक्साइज क्लियरेंस देखिए, किसी कमोडिटीज़ में रिक्वायर्ड होती है, किसी कमोडिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो एक्साइज क्लियरेंस में बेसिकली
आप जो आपका लोकल एक्साइज ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर एक क्वेरी आप रेज करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट है ये, मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप एक्साइज का मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है वो या तो आपकी फैसिलिटी में आके उस प्रोडक्ट जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आपकी ट्रेडिंग फैसिलिटी है, वहाँ पर आके उसको इंस्पेक्शन करता है प्रोडक्ट को, और आपको एक्साइज सर्टिफिकेट देता है। या वो ये बोलता है कि आप इसको डिस्पैच करा दीजिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपको एक्साइज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसमें बेसिकली ये मैंने AR4 AR5 बताए, ये बेसिकली फॉर्म्स होते हैं जो एक्साइज क्लियरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। इनको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट डिस्कशन करेंगे। तो एक्साइज जब आपकी क्लियरेंस हो जाएगी, उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन। देखिए, अगर कोई भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है जो मैंने बताया था ट्रस्ट, और सेकंड करता है क्वालिटी। मान लीजिए अगर आपका कोई बायर है, उसने आपसे परचेज प्रोडक्ट किया, लेकिन मान लीजिए उसका इंटेंशन सही नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद भी बता सकता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या ये डैमेज रिसीव हुआ था, और आपने मेरी रिक्वायर्ड पैकेजिंग मुझे नहीं दी, इसकी वजह से मैं आपका पेमेंट नहीं करूंगा, और आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिससे आपकी बिजनेस रिलेशनशिप हैम्पर हो सकती है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पीओ में नहीं भी मेंशन है क्वालिटी इंस्पेक्शन, तब भी आप एक एक्सटर्नल फर्म से क्वालिटी इंस्पेक्शन जरूर कराइए, और अपने इंपोर्टर जो आपका बायर है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, दिस इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो उससे हम क्वालिटी इंस्पेक्शन कराएंगे। वो उसको हम लोग एक क्वेरी रेज करते हैं, वो विद इन अ वीक इंस्पेक्टर आता है, वो अपना टेस्ट सर्टिफिकेट देता है, अपना क्वालिटी सर्टिफिकेट देता है, आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेता है वो, उसके लिए आपको कुछ फी पे करनी पड़ती है, और वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपकी क्वालिटी इंस्पेक्ट हो जाती है फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, के आप जो मटेरियल भेज रहे हैं वो क्वालिटी में सही है, उसकी पैकेजिंग सही है, और वो उसके ऊपर हो सकता है एक सील भी लगा देता है। और देखिए, एक्साइज क्लियरेंस जब आपकी होती है, तब मैं मिस कर गया था, एक वो सील भी लगा देता है। तो एक्साइज क्लियरेंस में मान लीजिए आपका कुछ ऐसा पेरिशेबल आप मटेरियल भेज रहे हैं, कुछ गुड्स आप भेज रहे हैं जो आपके कस्टम क्लियरेंस में वो खुलते भी नहीं है अगर उसकी सील लगी हो एक्साइज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने एक्साइज क्लियरेंस करा ली, क्वालिटी इंस्पेक्शन करा दिया, जब आप ये दोनों चीज़ें करा देंगे तो आपका प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए रेडी होगा। अब देखिए, CFA एक हमारा क्लियरेंस फॉरवर्डिंग एजेंट होता है। ये हमारे पास ये ज़्यादातर शिपिंग पोर्ट पे बैठता है, या ये एयरपोर्ट में रहते हैं, जो आपका टोटल कस्टम क्लियरेंस देखते हैं। कस्टम क्लियरेंस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स पूरा बनाता है। ये वहाँ पर एजेंसीज के जो ऑफिसर होते हैं, वहाँ पर जाके आपकी क्लियरेंस कराता है, कस्टम क्लियरेंस। उसके बाद आपका मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। लेकिन उससे पहले, जब अभी बात करते हैं हम लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद, जब आपका फाइनल गुड रेडी हो जाता है, रेडी टू पैक हो जाता है, तो उसके बाद आपको मोड चूज करना पड़ता है। आपकी हो सकता है फैसिलिटी आपके एयरपोर्ट से या आपके सी पोर्ट जो होता है वहां से आप बाई रोड भेजें, या आप बाई ट्रेन भेजें उसको। तो डिफरेंट मोड हो सकते हैं। तो आप उसको रोड से भेजेंगे या रेल से भेजेंगे, तो रोड में जो आपका डॉकेट कॉपी होती है डोमेस्टिक की, और अगर रेल में आपका फॉरवर्डिंग नोट और रेलवे रिसिप्ट होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस CFA जो अपॉइंटमेंट, इस जो आपका CFA होता है, इसको आप हैंड ओवर करते हैं। अपना एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं, अपना क्वालिटी सर्टिफिकेट दे देते हैं, अपनी कमर्शियल इन्वॉइसेस दे देते हैं, अपना और जो बाकी आपके सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन या जो भी आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो आप सारे इसको हैंड ओवर करा देते हैं पूरा डॉक्यूमेंट। फिर CFA आपके इन डॉक्यूमेंट को लेके ये शिपिंग बिल को जाके एक शिपिंग बिल पूरा बनाता है, और जाके कस्टम एजेंसी से आपकी क्लियरेंस कराता है, और फर्दर क्लियरेंस के बाद आपकी कस्टम क्लियरेंस होती है, और कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपका शिप हो जाता है ये प्रोडक्ट वाया बेस्ट मोड। जो भी आपका मोड होगा, अगर मान लीजिए आपका नेपाल, आप इंडिया में हो, नेपाल या बांग्लादेश में, तो आपका रोड और रेल से भी जा सकता है, या अगर आप USA कोई भिजवाना चाह रहे हो, चाइना भिजवाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपका अगर कॉस्टली प्रोडक्ट है और लाइट वेट है तो आप बाई एयर भेजते हैं, और अगर आपका बहुत बल्क क्वांटिटी में है तो आपको शिप में चीपर पड़ता है। तो बेस्ट मोड सूटेबल जो भी होगा वो आप उसके थ्रू भिजवा देते हैं। और CFA के बाद आप देखेंगे एक नीचे एरो आ रहा है, उसमें आप देखेंगे CFA सेंड डॉक्यूमेंट टू एक्सपोर्टर। जब ये सारे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो इसकी एक कॉपी वो एक्सपोर्टर को भेज देता है, जिसमें वो बिल ऑफ लैडिंग भेजता है एक एक्सपोर्टर को, जिसमें कंफर्मेशन हो जाता है कि उसका वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपका मटेरियल जो है वो शिप में लोड हो चुका है। तो ये जब एक कॉपी एक्सपोर्टर के पास आती है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये डॉक्यूमेंट्स ये एक्सपोर्टर हो सकता है अपना जो इशूइंग बैंक हो, बैंक को सबमिट करा दे, जो बैंक फर्दर इसके बायर को ये डॉक्यूमेंट भेजे, और पेमेंट में पूरी प्रोसेस इसकी होती है। तो ये एक्सपोर्टर क्या करता है, ये एक्सपोर्टर सबमिट कर देता है बैंक, और ये डायरेक्टली बायर को भी भेज सकता है अगर बैंक इन्वॉल्व नहीं है तो।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो मैंने आपको बताई। अब इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होंगे वो मैं आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बेसिकली बताऊंगा, उसके बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कंप्लीट हम लोग पहले प्रोसेस समझेंगे और इसके टाइप समझेंगे। जब प्रोसेस और टाइप हम लोग समझ जाएंगे तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक ट्रस्ट वर्दी डॉक्यूमेंट्स है जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये गारंटी देता है कि आपका पेमेंट डिफॉल्ट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बेसिकली प्रोसेस समझाई। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसकी प्रोसेस लेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ मैंने आपको लिंक्स दे रखे हैं बुक्स के, वो जरूर जाके आप चेकआउट करिए। वो बुक्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके करियर में। वो आपको बहुत ही एक अच्छा इंसाइट देंगी, उनमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर आप उनको जाके चेकआउट करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके करियर पर्सपेक्टिव से। चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं आपको क्वालिटी कंटेंट ऐसा ही देता रहूँ। थैंक यू।